हैं चैप्टर 2 पे, साइंस चैप्टर 2। अब ये क्या है चैप्टर 2? ये है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई एम फ्रॉम ज्ञानोदय एजुकेशनल प्रोग्राम, योर अमित सर। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे अपने सेम तरीके से। समझ के पढ़ो, कोई रट्टा नहीं, समझ के पढ़ो। बेसिक्स चीजें जो याद रखने की हैं वो याद भी जरूर रखेंगे। गलती भी नहीं करेंगे, है ना। लेकिन रट्टा मार के जस्ट रोट लर्निंग से करके हम नहीं पढ़ते, हम समझ के पढ़ते हैं। तो आपने देखा भी होगा सारी वीडियोस में, आगे भी सारी वीडियोस में समझ समझ के ही पढ़ेंगे पूरा हम, है ना। और बोर्ड एग्जाम्स फोड़ेंगे, है ना। चलते हैं आगे। गुड। ये मेरे बाकी वीडियोस में भी होता है, बट मैं तो इसको ये प्रेफर करूंगा कि मैं इसको हर उसमें रखता हूँ, मैं स्लाइड जरूर रखता हूँ मैं, क्योंकि हमें हर स्लाइड हमें होलिस्टिक बनाना है। तो हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि भाई इसमें से ये स्लाइड माइनस कर दी, वो माइनस कर दी, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा रखता हूँ मैं, लेकिन क्विक बोलूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी सबको आदत हो गई है, पता ही है पेडागोजी क्या है हमारी। बट स्टिल टू रिकैप, आई क्विकली रिकैप, है ना। तो एक तो होता है टॉक, हम लोग बातें करके करेंगे, सीखेंगे। लर्निंग्स हैं जो हम सीखेंगे, राइट। फिर तीसरा है सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे सॉल्व करके देखेंगे उस चीज को, है ना। डिस्कशंस मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से करके हम उसको डिस्कस करेंगे। मोनोलॉग नहीं होगा, डायलॉग टाइप होगा। बट आप उस सेटिंग में हो नहीं, क्लासरूम में, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के समझाऊंगा आपको कि इसका क्या मतलब है, कैसे समझना है और क्यों ऐसे समझना है ना। ये हो गया। फिर हो गया कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट जो भी हैं इसके, उनको अंडरस्टैंड करना, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। वो समझेंगे कॉन्सेप्ट्स। फिर आता है एप्लीकेशन एंड यूसेज। तो अप्लाई कैसे करना है नॉलेज को, उसका यूसेज क्या होगा, वो चीज़ें समझनी है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा होता है साइंस मेड सिंपल। तो साइंस को कैसे आसानी से समझें, क्या ईज़ ऑफ यूज़ होगा, अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी हमारी, वो हम देखते हैं इसमें साइंस मेड सिंपल में, ठीक है ना। फिर होता है एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बोर्ड पे करते हैं हम लोग। और प्रैक्टिस के लिए हम बोलते हैं कि एग्जाम्पलर है, बाकी कोई प्रैक्टिस है वो सारे आप प्रैक्टिस करो। और बोर्ड के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा देते हैं हम लोग, है। तो ये आपके स्टेप्स हो गए, जैसे लेआउट कर रखे हैं स्टेप्स, तो वही सेम हो गए आपके स्टेप्स। 6 स्टेप्स होते हैं। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड यूसेज, साइंस मेड सिंपल, एक्सरसाइज सॉल्यूशन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट वन, एंड बोर्ड एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, पहला देख लेके चलते हैं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। अब इसमें एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में क्या आएगा। तो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें ना, एक सुपरफिशियली देखो चाहे डिटेल में भी देखो, तो काफी हद तक चीजें जो एक कुछ मैटर छोड़ दिए जाएं, जैसे मैटर होता है ना, मैटर छोड़ दो आप। उसके अलावा जो केमिस्ट्री में जो है ना, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इधर एसिड और बेस और अ सॉल्ट। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। अब उसमें सारे एसिड आते हैं। जब हम एसिड बोलते हैं तो उसमें सारे एसिड आएंगे। हम बेस बोलते हैं तो सारे बेसिस आते हैं उसमें। हम सॉल्ट बोलते हैं तो सारे सॉल्ट आएंगे। अब सॉल्ट जो है जनरली जो बनता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनेगा। वो कोई और फॉर्म भी हो सकता है, बट जो मोस्टली देखा गया वो सॉलिड फॉर्म जरूर होता है। कुछ केस में क्रिस्टल्स भी बनते हैं, कुछ केस में नॉर्मल सॉलिड होता है। सॉल्ट्स तो ये हो गए। अब एग्जाम्पल क्या हुआ, एसिड का क्या एग्जाम्पल है। एसिड हुआ एसिटिक एसिड, विनेगर में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हमारे पेट में होता है HCl, जो खाना पचाता है, दैट इज HCl। फिर होता है कई एग्जाम्पल में आपने सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वो भी एसिड हो गया। ऐसे और भी, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऐसे कई सारे एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, आगे अभी डिस्कस करते हैं। फिर हो गए बेसिस। अच्छा, एसिड में एक और खास बात क्या है, इसमें H प्लस आयन होता है, ठीक है। हर एसिड में H प्लस आयन होता है। H प्लस आयन का मतलब होता है कि वो, जिसको कैटायन भी कहते हैं ना, H प्लस आयन से कैटायन। तो जिसमें H प्लस आयन होगा वो एसिड होगा, ठीक है। तो H प्लस आयन से हवा में तैर रहा है, पानी में तैर रहा है, नहीं होता है वो ना, एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तो पानी में होता है हमेशा। तो H प्लस आयन ऐसे हवा मतलब पानी में से घूम नहीं सकता वो उसका कंपाउंड बन जाता है H2O के साथ। H प्लस और H2O मिलते हैं तो H3O प्लस बनता है, ठीक है। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में पाया जाता है ये एसिड हो गया। बेस क्या थी कि इसका उल्टा है, सारी प्रॉपर्टीज इसकी उल्टी होती हैं बेस, मतलब रेड से ब्लू, ब्लू से रेड हो गया, ठीक है।
अब बेसिस में क्या है, OH हाइड्रोक्साइड है, OH माइनस, उसमें H प्लस है ना, बेस में OH माइनस होगा। कुछ भी हो सकता है, मेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा, लेकिन आपका हाइड्रोक्साइड होगा, OH माइनस होगा इसमें पक्का, ये बेस में होता है, ठीक है ना। और सॉल्ट जो है वो मिला के कंपाउंड बनेगा किसी भी मेटल या नॉन मेटल के साथ, दैट इज अ सॉल्ट, ठीक है। अब इसको आगे और देखते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट है एसिड एंड बेसिस इन द लैब। तो लैब में जैसे ये बेसिकली एनसीईआरटी के पॉइंट्स हमने जॉट डाउन करे हैं यहाँ पे। तो उसमें है कि लैब एक्सपेरिमेंट्स करके देखे थे हमने। लैब एक्सपेरिमेंट्स कौन से हैं, उसका टेस्ट क्या होता है, ठीक है ना। हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, इसमें हम देखेंगे कि एसिड्स जो होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। रिएक्ट कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या बनती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये देखेंगे। फिर आता है मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या सब्सटेंस बनाते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। इसके बहुत एप्लीकेशंस हैं बाद में ना, 11th-12th में काम आएगा, एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा। जो केमिस्ट बनेंगे और जो उस लाइन में जाएंगे, जो फार्मेसी पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी काम है। केमिस्ट को तो बहुत ही ज़्यादा काम होगा इसमें, रिसर्च फील्ड में जो जाते हैं केमिस्ट्री में, और उसमें उनका तो खैर रोज़मर्रा का जीवन होगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है, पता तो होना ही चाहिए हमें, है ना। फिर हो गया एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो रही है, जब एसिड में H प्लस था और इसमें OH माइनस था, H प्लस और OH माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर, ठीक है ना। तो ये भी देखेंगे हम लोग। तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये बेसिकली न्यूट्रलाइज करते हैं अपने आप को हमेशा। तो कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, मैंने खा लिया एसिडिटी हो गई, तो कहते हैं जेलुसिल खा लो। वो क्या है, एंटासिड है ना। तो एंटासिड जाएगा, तो एसिडिटी हुई थी, एसिड था, एंटासिड लिया, वो एल्कलाइन है, वो उसके साथ गया, रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर दिया। तो उसमें पीएच भी देखना होता है। 0 से 7 पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, 7 से 14 जो होता है वो बेसिक होता है, न्यूट्रल जो होता है वो 7 होता है पीएच वैल्यू। अब पीएच की बात करें, अगर वो 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, 0 इज मोस्ट हाईली एसिडिक, और पीएच 14 है तो हाईली बेसिक है। 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो बेसिसिटी बढ़ रही है। तो 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ रही है, और 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो बेसिसिटी बढ़ रही है। तो उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो न्यूट्रल होगा, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। अगर 7 की 3 इधर है और 3 इधर है तो +3 -3 पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि ज़्यादा बेसिक सब्सटेंस के साथ डाइल्यूटेड एसिड है तो एंड प्रोडक्ट थोड़ा सा बेसिसिटी लिए हुए होगा, एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा क्या होगा, थोड़ा सा बेसिक सब्सटेंस दिया है, थोड़े से, बहुत हाई पीएच का नहीं है, थोड़ा पीएच है, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस के अंदर है, तो भी वो न्यूट्रल नहीं होगा, वो एसिडिटी लिए रहेगा, लेकिन पहले से ज़्यादा न्यूट्रलाइज्ड होगा। समझ रहे हो आप ये बात, ये हो गया, ठीक है। अब होता है कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। तो मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, इसको देखेंगे, ठीक है ना। वेल ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, मतलब क्या सारे एसिड और सारे बेसिस में क्या कॉमन है, ठीक है ना, ये है। फिर व्हाट हैपेंस टू एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में अगर एसिड और बेस को एक साथ डाल दे तो क्या होने वाला है, ये सब समझना होगा ना सारी चीज़ें, तभी तो समझ में आएगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे है, एसिड क्या है कैसे रिएक्ट करता है, बेस क्या है कैसे रिएक्ट करता है। ये चीज़ तो करके ही समझ में आएगी रिएक्शन से, है ना। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो समझ में आना चाहिए। H प्लस है तो कैटायन है, OH माइनस है तो एनायन है। कैटायन और एनायन मिलते हैं हमेशा, फिर सब्सटेंस बनेगा जो कि प्रोडक्ट है। तो इस केस में आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैटायन है और एनायन है। तो H प्लस और OH माइनस ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए। प्रोडक्ट इस केस में क्या बनेगा, H2O लिक्विड, ठीक है ना, ये हो गया। फिर आपका है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज एसिड और बेस सॉल्यूशन, कितना स्ट्रॉन्ग है एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम,
ठीक है, फिर हम अभी बात करी थी पीएच की, तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, क्यों जानना चाहिए, पीएच क्या होता है, क्यों होता है, आपको पता होना चाहिए ना कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है, किसका क्या काट क्या है, कौन सी चीज़ कैसे रिएक्ट कर रही है, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, किस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस हमें खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कौन सा एडिबल है, कौन सा जहरीला है, नहीं खा सकते, कौन सा सब्सटेंस में एसिडिटी ज़्यादा है, किस में बेसिसिटी ज़्यादा है, कुछ खाया है एसिडिटी बढ़ गई है तो उसको बेसिसिटी बढ़ाएंगे ताकि वो नॉर्मलाइज हो। ऐसा बहुत कम लोग देखे गए हैं दुनिया में जो कि बहुत बेसिसिटी लिए हुए जो सामान होते हैं वो बहुत खाते हैं, तो उनको एसिडिक सामान खाना पड़े, कोई भी एडिबल फूड खाना पड़े न्यूट्रलाइज करने के लिए, ऐसा बहुत बहुत रेयर है ये। सबसे ज्यादा देखा गया है हम लोग कुछ भी अनाप शनाप खाते रहते हैं, मार्केट में खाते हैं इधर उधर, एसिडिटी बढ़ती है उससे, घी तेल मसाला खाते हैं एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है ना। तो उसको काटने के लिए फिर बेसिसिटी वाला सब्सटेंस, अल्कलाइन सब्सटेंस ही चाहिए। तो इसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या होता है, दूध होता है, खीरे का जूस होता है, नारियल पानी होता है, बेकिंग सोडा है, या है ना, खाने का सोडा जो होता है वो OH है, वो हाइड्रोक्साइड है। तो ये चीजें जो है ना ये बेसिक है सारी, ये जो एल्कलीज हैं ये काटती हैं एसिडिटी को। तो कभी भी किसी को एसिडिटी, कोई चाय ज्यादा पीता है एसिडिटी होती है चाय पीने से, तो उस एसिडिटी को काटना है अगर, तो खीरे का जूस पिए, ठीक है, नारियल पानी पिए, नारियल पानी में पोटेशियम ज्यादा होता है। मतलब कहने का, ये बताने का मतलब ये है कि ये डेली रूटीन की चीजें हैं, कुछ केमिस्ट्री कुछ अलग से नहीं हो रहा है, तो उसी का पार्ट है, उसकी पढ़ाई अलग से कर रहे हैं हम लोग ताकि समझने के लिए कि केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, ये सब जुड़ा हुआ है आपस में। जिसको ये पता रहना चाहिए ना सारी चीजें, तभी तो आप चीजें फिगर आउट करोगे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। देखिए हम लोग समझ के पढ़ रहे हैं सारी चीजें, है ना। ये हो गया, फिर आता है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स आएगा, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर पीएच ऑफ सॉल्ट्स जो भी बताया मैंने, पीएच 0 to 14 के स्केल पे होता है पीएच। फिर केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से कौन से केमिकल्स आएंगे, सबसे ज्यादा मार्केट में बिकने वाला कॉमन एक सॉल्ट है जो मतलब ऑलमोस्ट सब लोग इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में, वो क्या है, इट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या है, नमक, जो नमक खाते हैं ना वो NaCl है। और एक सेंधा नमक होता है वो KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है वो। तो फिर है कि क्रिस्टल्स जो होते हैं सॉल्ट के, क्रिस्टल्स क्या ड्राई होते हैं, सूखे हुए होते हैं, इसके बारे में देखेंगे, है ना। फिर अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन एंड यूसेज पे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये रहा, अब दिख रहा है आपको, H2SO4 plus H2O gives SO4 2 minus and H2O, एक्चुअली ये 2H प्लस होगा। तो इसमें क्या होता है, 2H प्लस आयन्स हैं, SO4 2 माइनस का एक आयन है, और H2O में ही रहेगा। तो वो H प्लस जो H2O के साथ मिलके H3O प्लस आयन बनाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, जो हमने पहले भी बताया अभी, ठीक है। और SO4 2 माइनस है। इसमें अगर कोई और ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस दिया होता हमने, जैसे एल्यूमिनियम होता फॉर एग्जांपल, तो Al2SO4 थ्राइस, तीन मॉलिक्यूल जो हैं SO4 के, SO4 2 माइनस के आयंस मिले होते हैं एल्यूमिनियम के 2 के साथ, और Al2SO4 थ्राइस बना होता, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, इस तरह से करके। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, बनते हैं इस तरह से। तो ये रिएक्शन बताया कि एसिड का क्या है, एसिड का पानी के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे इसका ठीक उल्टा हो रहा है। पहला जो था ये एसिड का था, अब ये क्या हो रहा है, बेस का हो रहा है, इसलिए कलर अलग में डिपिक्ट किया गया है। तो NaOH plus H2O gives Na plus plus OH minus plus H2O, H2O में ही रहेगा, लेकिन NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें Na plus और OH minus अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैटायन क्या होता है, कैटायन हमेशा पॉजिटिव साइन वाला होता है, एनायन क्या होता है, नेगेटिव वाला होता है। तो OH माइनस एनायन है, हाइड्रोक्साइड,
और Na प्लस कैटायन है, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसमें कैटायंस और एनायंस अलग हो गए और वाटर का वाटर रहा, वाटर में ही रहे वो आयंस, है ना, ये है। अब देखो एसिड जो है उसका pH लेस देन 7 है, तो H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, एसिड का मतलब H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, और pH होगा लेस देन 7। बेसिस का मतलब है OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, वही सेम चीज जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे pH ग्रेटर देन 7 है, ठीक है ना। तो जो रेड में इक्वेशन दे रखी है उसमें H प्लस आयन आया ना, वो H प्लस आयन H2O साथ में H2O भी है, H प्लस आयन के साथ एक्वस सॉल्यूशन हो गया वो। तो H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो एसिड होगा। उसी तरह से OH माइनस आयंस एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो वो बेसिक होगा। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एसिड्स एंड बेसिस कैंसिल ईच अदर, एसिड होगा और बेस होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ठीक है। सॉल्ट क्या होता है, इस कंपाउंड मेड ऑफ एसिड्स और बेसिस, एसिड्स या बेसिस को मिला के जो कंपाउंड बनता है उसको सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा अब, है ना। तो एसिड्स इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत सारे, है ना। तो H प्लस आयंस एक्वा सॉल्यूशन में होता है, उसका pH लेस देन 7 होता है, वो एसिड होता है। OH माइनस आयंस जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में होता है, उसका pH 7 से अधिक होता है, वो बेसिक होता है, ठीक है ना, बेसिक इन नेचर। एसिड्स और बेसिस एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एसिड्स और बेसिस से जो मिला के कंपाउंड बनता है ना, वही सॉल्ट होता है, ठीक है। फिर एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो एसिड है तो क्या होगा, H प्लस आयंस, H प्लस आयन क्या, कैटायन, H प्लस एक्वस सॉल्यूशन H2O में होगा तो H3O प्लस आयन बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे, ठीक है। OH क्या, हाइड्रोक्साइड, OH माइनस होगा, OH माइनस, OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा नेचर में, pH ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। और एसिड बेसिस जिसको काटेंगे वो आपका सॉल्ट होता है। फिर वही हम बोलते हैं समझ के पढ़ो, नो रट्टा। अब देखो इस वाले का, एसिड को बेस से काटो, बेस को एसिड से काटो, दोनों से अलग सॉल्ट बना लो। दोबारा देखते हैं क्या है बड़ा मस्त लगता है मेरे को ये। एसिड से बेस को काटो, बेस से एसिड को काटो, दोनों से अलग सॉल्ट को बना लो, दोनों को कंपाउंड जो बनेगा उससे सॉल्ट बनेगा। तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और दोनों से कंपाउंड बन रहा है जो कि सॉल्ट है। तो ये जैसे निकल के आया, किताबें पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। इसमें फिर क्या हुआ कि 2H2 प्लस O2 से 2H2O बना, C प्लस O2 से CO2 बना, है ना, और 2Mg प्लस O2 से 2MgO बना। ये हो गए रिएक्शंस। अब ये क्या था, ये क्या चीज़ है, एप्लीकेशन एंड यूसेज है ये। तो ये क्या लिखा है, कार बैटरी सल्फ्यूरिक एसिड, कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना कि किसका कहाँ यूसेज होता है, क्या होता है। तो जब हम घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं, कार चला के जाते हैं, या डैडी चलाते हैं, मम्मा चलाती हैं, कोई फ्रेंड के साथ जाते हैं, कॉलेज में जब जाएंगे तो हम लोग को खुद की गाड़ी वाड़ी भी मिलेगी और मजे करेंगे हम लोग, है ना। तो गाड़ी जब ले जाते हैं उसमें क्या कार की बैटरी डली होती है, कार की बैटरी के बिना ही गाने सुन रहे होते, तुम बताओ। स्टार्ट करते इग्निशन देते हैं, एसी चल रहा है, गाने चल रहे हैं, ब्लॉपंक्ट का है, पायनियर का लगा रखा है म्यूजिक सिस्टम, कार वाला, ठीक है ना। तो चल कैसे रहा है, मजे कैसे कर रहे हैं, कार की बैटरी से। कार की बैटरी सारा लोड उठा रही होती है ना, जैसे प्लेन में ऑक्सीजन पावर यूनिट होता है, वैसे ही कार में बैटरी लगी होती है। बाकी तो तेल से गाड़ी चल रही है, पेट्रोल से, डीजल से, लेकिन जो बाकी कार की एक्सेसरीज पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके जो जनरेट कर रहा है और जो यूज हो रही है, वो कहाँ से हो रहा है, कार की बैटरी से। कार की बैटरी में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हुआ यूज, एसिड बेसिस सॉल्ट वाले में हुआ, एसिड आया,
ठीक है, इसलिए समझना जरूरी होता है कि कहाँ यूज हो रही है चीज। ये क्या है, फूड प्रिजर्वेशन, ये देखो फूड प्रिजर्वेशन वाला, इसमें क्या है, कोई खाने को बचा के रख लिया आगे खाने के लिए, एक हफ्ते बाद भी आदमी खा सकता राइट। ठीक है, उस तरह से क्या हुआ, अचार है, अचार में प्रिजर्वेटिव पड़े हुए हैं, उसको रखा है, तुम दिख भी रहा होगा फोटो में, है ना। तो उसमें क्या होता है, तो फूड प्रिजर्वेटिव में एसिटिक एसिड डलता है ताकि फूड प्रिजर्व हो जाए। ठीक है, ये क्या है भाई, ये रहा रस्ट रिमूवल फ्रॉम आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील से रस्ट को निकालेंगे, देखो रस्टेड है, रेंच जो होता है, जो होता है ना पकड़ने वाला, ऐसे करके कस के घुमाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रस्ट हट जाएगा। रस्ट हुआ कैसे है, कोरोजन, हमने पढ़ा है, याद है आपको, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा था, कोरोजन, रैंसिडिटी पढ़ा था। मॉइस्चर, एयर प्लस आयरन Fe मिला, रिएक्शन हुआ, कोरोजन हुआ, इसलिए मेटल पे कोटिंग करते हैं ताकि कोरोजन ना हो। लेकिन अगर हो गया है तो सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से धुल के साफ हो जाएगा, वो कोरोजन हट जाएगा। एसिड का यूज हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हो। अगर ये बड़ा सा कोई फ्लाईओवर होता, कुछ होता, और अगर पेंट कुछ जगह से निकल गया होता और कोरोजन हो गया होता, तो ये एसिड लगा के वो साफ हो गया होता और उसके ऊपर से पेंट की कोटिंग कर देते ताकि आगे से ना हो, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, तो आपका पुल नहीं गिरेगा, है ना। तो ये फायदा है ना इस तरह से एसिड का, इसलिए हमें पता होना चाहिए सारी चीजें ना। फिर होता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाना, जैसे फर्टिलाइजर है ना, नीम कोटेड फर्टिलाइजर वगैरह बोलते हैं, तो फर्टिलाइजर क्या, नाइट्रिक एसिड है, उसमें नाइट्रिक एसिड डलता है, एसिड है फिर से। तो सिर्फ मैंने एसिड के एग्जांपल दिए और कुछ बताया नहीं अभी तक, सिर्फ एसिड बताए हैं। इसके हम पॉइंट्स भी ले लेते हैं, लेकिन इसमें और क्या है, इसका क्विक रिकैप करते हैं। और इसके ऑन टॉप ऑफ दैट बेसिस की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था, खीरे का जूस है, दूध है, फिर आपका नारियल पानी है, बेकिंग सोडा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी ये बेसिक हैं, ये सारी बेस हैं और सारी एसिडिटी को काटती हैं। तो इसकी एक अलग महत्वता है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है, एसिड की अपनी भी इम्पोर्टेंस है। सिर्फ हर चीज़ बेसिसिटी 14 पे चला जाएगा तो भी यू विल कोलैप्स, तो भी गलत हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा सिस्टम में, पूरे दुनिया में, आपकी बॉडी में, पूरी दुनिया में, हर जगह पे। अगर सब कुछ 14 बेसिक पे पीएच पे चला गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सो देयर इज अ बैलेंस ऑफ पीएच बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, किसी भी चीज में बॉडी का भी पीएच बैलेंस्ड रहना चाहिए, तभी आप जिंदा हो। पूरी तरह एसिडिक होगा, पूरी तरह बेसिक होगा तो यू आर डन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो बेसिस का यहाँ जरूरत हो गया। सॉल्ट में क्या, NaCl KCl मोस्ट कॉमन जो है, सेंधा नमक KCl हो गया, नॉर्मल नमक NaCl हो गया। तो सॉल्ट भी और बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं, तो सिर्फ हम खाने वाला सॉल्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। क्विकली क्या आप करते हैं, एसिड्स का जो हमने एग्जांपल दिया है रियल वर्ल्ड में, तो सल्फ्यूरिक एसिड है, कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो विनेगर में एसिटिक एसिड है, फूड प्रिजर्वेशन के काम आ रहा है। ठीक है ना, आयरन और स्टील से रस्ट को रिमूव कर रहे हैं, वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हो जाता है वो। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं तो फर्टिलाइजर में नाइट्रिक एसिड है डालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। साइंस मेड सिंपल, तो हम ये वही वाले पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे पॉइंट्स, वो पॉइंट्स को जॉट डाउन करा मैंने कि एसिड बेसिस इन द लैब, फिर हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, फिर एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, एसिड बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं वो हो गया। फिर होगा रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर सारे एसिड्स और सारे बेसिस में कॉमन क्या चीज है भाई, जैसे एसिड है तो H+ आयन होगा, बेस है तो OH- आयन होगा, ये कॉमन है ना उसमें। तो एसिड्स में कॉमन क्या है, H+ आयन है, बेसिस में कॉमन क्या है, OH- है। क्या ये हमेशा होता है, यस ऐसा होता है, हमेशा होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर होता है व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे। हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिड और अ बेस, है ना, एसिड और बेस का सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में।
फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, फिर फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या है उसके बारे में, पीएच सॉल्ट का पीएच क्या है उसके बारे में, फिर केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट में कौन से केमिकल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्रिस्टल सॉल्ट ड्राई, जो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट होते हैं ना, सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स है क्या वो सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, ये रहा। अब हम आ गए व्हाट्स बेटर देन ए बुक इटसेल्फ। वो कौन सी बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना। तो हम आपके टेक्स्ट बुक में चलेंगे, एनसीईआरटी पे चल के उसको पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ के पूरा एनसीईआरटी को समझेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, लेट्स विजिट एनसीईआरटी बुक। इसमें क्या पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करेंगे, एनसीईआरटी में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करेंगे और उसको आगे करके डिटेल में लेके चलेंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी बुक करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक। तो एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये देख लेते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, है ना। हम हमेशा इसमें एनसीईआरटी से विल गो थ्रू एनसीईआरटी ओनली, राइट। उसको देखते हैं एक बार। अब इसमें क्या है, विच प्रॉपर्टी, ये कहता है विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी। तो किसी चीज की रेमेडी मतलब उसके सॉल्यूशन जब ढूंढते हो आप, तो आप क्या ढूंढते हो, है ना। तो एसिड देखते हो, बेस देखते हो, एसिड बेस बना के सॉल्ट बना है वो देखते हो, क्या देखते हो, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से बात कर रहा है ये इसके बारे में, बाकी सब इतना रेलेवेंट नहीं है। क्वेश्चंस तो आपको पता है, हम लोग क्वेश्चन तो स्टेप बाय स्टेप करके लेके चलते हैं। यहाँ तो अभी वहाँ पे पहुँचे नहीं है, जरूरत नहीं है क्वेश्चंस की, इसको अलग से लेंगे, है ना। अब यहाँ पे बात आ रही है एसिड्स और बेसिस के बारे में, हमें अंडरस्टैंड करना है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, एसिड्स बेसिस इन द लैब, जो हमने कहा भी था पहले, है ना। फिर सेम चीज़ देखते हैं एक्टिविटी, जब कोई एक्टिविटी की बात होती है तो उसमें आपको देखना होता है किस फिगर या टेबल की बात कर रहा होता है। यहाँ पे लिखा है टेबल 2.1, ठीक है ना। तो नीचे टेबल है, टेबुलर फॉर्म में उसने दे रखा है। अब ये कहता है इसमें कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लैब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COO, CH3COOH। हम लोग इसको, अब मेरे टाइम में मेरे को याद है, हम लोग इसको ना इजीली कैसे याद करें समझ में नहीं आती थी कि CH3COOH क्या है, इतना लंबा चौड़ा। तो हम लोग बोलते थे CH3 को, COOH को बोलते थे को। तो इजी टू रिमेम्बर, यू नो, तो आसानी से याद हो जाता है। तो CH3 को बोलते थे। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस होता है हमेशा, सोडियम Na होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, NaOH, है ना। ऐसे करके आपको कंपाउंड्स याद करने होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम में क्या होता है, Ca2+ होता है, 2 आयन होते हैं पॉजिटिव, है ना, इट्स अ कैटायन, है ना। अब एनायन क्या है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH माइनस, है ना। तो Ca2+, OH के 2, OH का माइनस है तो 2 माइनस चाहिए, तो 2 OH लगे होंगे ना, तो इसलिए CaOH ट्वाइस। OH अगर एक कंपाउंड बन के मतलब कि एक मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट होता है, OH माइनस है जैसे एनायन, है ना, तो वो अगर ऐसे है तो OH माइनस जाके Ca2+ में जुड़ जाएगा, राइट। तो उससे बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से करके ही आपको याद करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम क्या है, K+ होता है उसका आयन, हाइड्रोक्साइड सेम OH माइनस है तो KOH, इसलिए K2OH नहीं है, KOH है ना। तो ये पता होना चाहिए थोड़ा सा। सेम चीज़ होती है मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम भी Mg2+ होता है, उसके साथ OH माइनस जुड़ेगा तो क्या होगा, 2 OH माइनस लगेंगे, राइट। तो MgOH ट्वाइस। OH के अगर 2 एक साथ हैं तो OH ट्वाइस बोलते हैं, थ्राइस बोलते हैं, 4 टाइम्स बोलते हैं, जो भी है। ये SO4 3 बार अगर होता है तो SO4 थ्राइस बोलते हैं, ना, उस तरह से करके। तो टर्मिनोलॉजी तो खैर आप लोग को आदत भी हो गई है। फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, तो NH4OH, अमोनियम NH4
OH, अमोनिया NH3, है ना, ठीक है, अमोनिया NH3, अमोनियम NH4, हाइड्रोक्साइड इज OH, है ना। तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। नाइट्रिक एसिड में होता है HNO3, H+NO3-, ऐसे करके, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड देख लिया हमने, NH4OH। इस तरह करके डिफरेंट उसमें क्या जो लिटमस टेस्ट होता था ना, ब्लू है तो रेड हो जाएगा, रेड है तो ब्लू हो जाएगा, उस टाइप से टेस्ट होता था। लिटमस टेस्ट वगैरह करते थे इसमें। ये हो गया, ये टेबुलर फॉर्म में दिया था, उसको करके हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स के टाइम पे, ठीक है ना। ये हो गया एक्टिविटी 2.2, सेम चीज़ होती है एक्टिविटी में जो भी है उसमें देखते हैं कि भाई इक्वेशन नंबर क्या दिया हुआ है, फिगर नंबर कौन सा है, और उस फिगर के लिए वहाँ विजिट करते हैं, और उस वाले के लिए जो भी, जैसे फिगर लिखा फिगर 2.1 फॉर एग्जांपल, है ना, तो फिगर 2.1 का, फिगर 2.1 पे जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन होगा वो पढ़ेंगे, उस डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी होती है, उससे फिर ऑपरेटर्स को देखो विजुअली, उसको समझो कि ये वाला सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर ये ग्रेन्यूल्स या ये जिंक यूरिक एसिड डाला हुआ है, फिर उस पर क्या रिएक्शन हो रहा है, सपोज H2 गैस रिलीज हो रहा है, तो H2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो जाएगा, उसको वाटर से पास कराया, वाटर से पास करा तो वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा, उसमें से क्या गैस निकल रही है, ठीक है, या क्या कंपाउंड्स बन रहे हैं जो प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं जो इनसॉल्युबल हैं, डिजोल्व नहीं हो रहे वाटर में, और ये इसमें कोई और टाइप ऑफ कंपोनेंट अगर है उसमें जो कि वाटर के साथ मिलके एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है, ये चीजें समझो, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कौन सा उसका स्टेट है और इसका क्या मतलब है, वो सब सेकेंडरी होता है, वो समझ में आएगा अपने आप। इक्वेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ी हुई थी सारी चीजें डिटेल में, तो कुछ रेफरेंसिंग करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जाके चैप्टर 1 के देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें चीजें क्लियर होंगी। यहाँ ये समझ में आएगा आपको कि सारे लाइव एग्जाम्पल्स जो है ना वो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में है, और उसको करने के लिए हमें चाहिए सारे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चाहिए, जो यहाँ पे फटाफट टक 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 हम लोग यूज कर रहे हैं कि दिस प्लस दिस माइनस दिस ऐसे करके, है ना, कि भाई वाटर लिया है, एक्वस सॉल्यूशन लिया है, H+ है, OH- आयन है, दोनों मिल जाते हैं तो H2O बनता है लिक्विड। तो इस टाइप का जब हम फटाक से रिएक्शन लिख देते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं, तो केमिकल इक्वेशन ही हमें पता नहीं तो ये कैसे लिखेंगे, इसीलिए चैप्टर 1 में पढ़ा था, अब समझ में आ रहा होगा है ना, सारी जुड़ी, मैं तो शुरू से एक चीज बता रहा हूँ हर चीज के बारे में, सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो जब तक चैप्टर 1 नहीं पढ़ोगे, चैप्टर 2 की कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो कभी भी जो पढ़ाई होगी आपकी एनसीईआरटी के बेस पे, जो मैंने देखा है वो, जैसे कई लोग तो चैप्टर 15 से पढ़ लूँ मैं, फिर पीछे कर लूंगा, मैं बड़ा तेज हूँ दिमाग का, इससे नहीं चलेगा काम। बेस्ट तरीका एनसीईआरटी पढ़ने के, 2-3 चीजें बताएंगे हम लोग, बाद में भी बताएंगे क्या होता है, लेकिन एक चीज समझ लें यहाँ पे कि एनसीईआरटी में क्या होता है, सीक्वेंस में पढ़ना होता है, पहले चैप्टर 1 पढ़ो, फिर चैप्टर 2 पढ़ो, फिर चैप्टर 3 पढ़ो, और ऑफ कोर्स इसमें ये चीज जो है, जैसे मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो केमिस्ट्री के एक साथ है, तो सीक्वेंसिंग में रहने से दिमाग में भी याद रहेगा। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री एज सच चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, अलग अलग हैं चैप्टर, तो फिजिक्स का चैप्टर अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, ठीक है ना, लेकिन एक सीक्वेंस ब्रेन में अच्छा इजी रहता है अगर हम चैप्टर वाइज पढ़ के चले, है ना, तो इजी रहेगा मेरे ख्याल से, आई रिकमेंड दैट। फिर एनसीईआरटी का जो फ्लो आता है ना, उसमें एक्टिविटीज अलग कर लो। एक्टिविटी को कैसे समझेंगे, एक्टिविटी के अंदर कोई टेबल नंबर या फिगर नंबर दिया होता है, उस टेबल या फिगर पे जाओ, लिखा होगा फिगर 2.1 तो 2.1 पे जाओ, उस डायग्राम बना होगा, उसके नीचे कुछ लिखा होगा 2 लाइन 3 लाइन का, वो 2-3 लाइन का पढ़ो, उसमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। पूरा एक्टिविटी ऐसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर रिविजन मोड में हो तो, वैसे तो पूरा पढ़ो, लेकिन अगर जल्दबाजी में है तो रिविजन करना है, मल्टीपल रिविजन करने हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें जल्दी से हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर एक्सरसाइजेस दी होती है एनसीईआरटी में, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जो एक्सरसाइज दिए होते हैं ना, एक्सरसाइज को स्ट्रिप डाउन करो, अलग करो एक्सरसाइज को, जब पढ़ रहे हो आप, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, एनसीईआरटी समझ रहे हो, तो एक्सरसाइज को अलग करो। आप कॉन्सेप्ट समझना और एक्सरसाइज करना नहीं कर सकते, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके एप्लीकेशन होंगे, फिर उसको नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है वो सीख लोगे, तब फिर आप आते हो उस पर, ये क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है ना, तो उसको स्ट्रिप डाउन करके अलग करो, तो सब्सटेंस बहुत छोटा हो जाएगा, 20 पेज का होता है, उसको ये सब हटा दो, अगर एक्टिविटीज हटा दो, राइट, क्वेश्चंस हटा दो, मेरे ख्याल से 20 पेज जो है वो घट के 10 पेज हो जाता है,
सीधी सीधी बात है, आधा हो जाता है। तो आधा तो लोड ऐसे खत्म हो गया। अब उसमें अगर कॉन्सेप्ट्स, इक्वेशंस, कोई फॉर्मूलाज, कुछ चीज़ों को उनका एप्लीकेशन उसको जोड़ के बनाया है, उसको समझा रहा है, जिस्ट जिसे कहते हैं कि काम की चीज़ है जिस्ट, वो होगा 5 पेज। ये इस तरह से मैंने काट काट के सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स करे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी हमें समझ भी आता है, जल्दी जल्दी हम कर भी लेते हैं। तो 20 पेज का एनसीईआरटी होगा, उसमें से एक्टिविटी हटाओ, ठीक है ना, वो प्रैक्टिकल्स के काम आता है, और क्वेश्चंस हटाओ, बाद में करेंगे क्वेश्चंस। तो 20 पेज जो है वो 10 पेज हो गया। अब 10 पेज में से काम की चीज लेंगे कि बिल्कुल जिस्ट, जैसे रसना बनाते हैं ना, पानी में घोला बनाया, जो एक्सट्रैक्ट होता है कॉन्सेंट्रेट, वो चीज मेन असली माल मसाला जो है जिसे कहते हैं, वो क्या है, वो होगा 5 पेज। तो आपका चौथाई हो गया वर्कलोड। ऐसे सोच के चलो, देखो हमने क्या किया, डिवाइड एंड कॉन्कर, तोड़ा है टुकड़ों में, इसको पढ़ के समझेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, फिर बना देंगे ब्रेन में 20 पेज का, रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे, है ना। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी कर पाएंगे ना इस तरह से, इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। वो रट्टा मार के ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, कोई मतलब ही नहीं पढ़ाई करने का, समझो उसको, आपको 2500 साल याद रहेगी चीज। दैट्स हाउ आई स्टडी, है ना। तो आपको हेल्प होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में, इजीली निकाल लोगे, तो पढ़ी रहेगी चीज तभी कर पाओगे, राइट। ये हो गया। अब हम इसमें देख लेते हैं, ये कहता है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, मेटल के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर वही आया एक्टिविटी 2.3, है ना। यहाँ देखो क्या आया, आया ना एक्टिविटी 2.3 में, देखो पहली लाइन में क्या लिखा है, सेकंड लाइन में फिगर 2.1। अभी मैंने कुछ और देखा भी नहीं है अगर, और मैं नीचे चले जाऊं तो ये देखो फिगर 2.1 आ गया। तो हमारे मेथड से क्या मतलब, बेसिकली हमारा मेथड क्या था कि एक्टिविटी में फिगर नंबर दिया होगा, है ना, स्ट्रिप डाउन करो, काटो, उसे छोटा करो, कॉन्सेंट्रेट करो, उसमें क्या हो गया 2.1 दिया है। अब 2.1 फिगर कहाँ है, वो वहां पे चले गए, ठीक है ना। अब फिगर जो 2.1 है उसके नीचे क्या लिखा है, टेक्स्ट पढ़ो, टेक्स्ट देखो क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ जरा पास में जाके ना। तो लिखा है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग, ठीक है ना। तो जिंक और जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, और डाइल्यूट H2SO4 है, इन दोनों को लिया है, उससे हाइड्रोजन गैस जो निकला है उसको बर्निंग करके जो बबल्स की पॉपिंग होगी, उसके साउंड आएगा, उससे ये पता लगाओ कि हाइड्रोजन गैस बनी है। दैट्स ऑल। 1.5 लाइन पढ़ा, पूरी एक्टिविटी क्लियर हो गई दिमाग में, और डायग्राम दिख रहा है सामने सामने कि टेस्ट ट्यूब है, कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है ना, डिलीवरी ट्यूब लगा हुआ है, जिंक के टुकड़े पड़े हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, कुछ सिर्फ वो टेक्स्ट पढ़ के मैं बता रहा हूँ कि इतनी इजीली कैसे हो रहा है। तो बाकी सब ये सब लिखा है कि भाई ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें डाइल्यूटेड H2SO4 पड़ा है, जिंक ग्रेन्यूल्स पड़े हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस बबल्स दिखा रखा है उसमें कि हाइड्रोजन गैस बबल्स आ रहे हैं, वो जाता है डिलीवरी ट्यूब से, वाटर के थ्रू जाता है, उसमें से वो बबल बनता है, बबल की फॉर्म में बन बन के उसके अंदर चला जाता है, फिर बाहर निकल, ऐसे निकल निकल के हवा में जाता है, फिर अपने जला रखा है, उससे वो क्या करता है, वो पॉप की आवाज करेगा, फटेगा तो, अगर बर्न करेंगे उसको तो ना हाइड्रोजन गैस, क्योंकि बबल के अंदर है। तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, एंड इतना इट वाज सो इजी, इतनी जगह लेता है एनसीईआरटी में, लगता है कि बाप रे कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये, बट इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसे हम लोग कर भी रहे हैं सारे सब्जेक्ट में ना, तो ऐसे करके समझेंगे और इजीली अंडरस्टैंड करेंगे इसको। आगे चलते हैं। ठीक है, फिर अब ये सेम वही वही चीज़ है, एक्टिविटी है और उसमें डायग्राम देखो और समझो, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, इक्वेशन पे चलते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन में कहता है जो रिएक्शन हो रहा है, जो बेसिकली उसमें रिएक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, वो होता है, कहता है 2NaOH aqueous प्लस जिंक gives Na2ZnO2 प्लस H2। तो सोडियम जिंकेट बोलते हैं, Na2ZnO2 जो है वो है सोडियम जिंकेट, ठीक है। और OH माइनस जो था ना इसका, उसमें से ऑक्सीजन तो वहां चला गया, और H के 2 आयंस अलग हो गए और वो हाइड्रोजन बन गया, 2H2 का बना, मतलब दोनों मिला के H2 का एक मॉलिक्यूल बना, तो वो एक गैस की फॉर्म में निकल गया, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि वो एसिड से हमने लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड था ना H2SO4, अगर बेस लेते NaOH लेते तो क्या रिएक्शन होता,
सेम चीज को सल्फ्यूरिक एसिड हटा देते और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते, है ना, NaOH लेते, तो क्या होता, वो ये रिएक्शन थी, है ना, NaOH 2NaOH प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स है ना, तो जिंक जाके उसमें अटैच हो गया, H प्लस जो है वो H2 की फॉर्म में गैस पे अलग निकल गया, तो Na2ZnO2, ये क्या है, सोडियम जिंकेट, ये बन गया, और ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना, और H2 क्या है, गैस, तो H2 गैस बना, है ना, ये हो गया। अब उसी तरह से देखो एक्टिविटी 2.5 में क्या हो रहा है, कुछ और देखे समझे नहीं समझे, इसमें सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में देखो क्या लिखा है, फिगर 2.2 लिखा है, थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको, दिख रहा है, इस पैराग्राफ का जो चंक है ना राइट साइड में, फिगर एक्टिविटी 2.5 में लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, पहला वर्ड फिगर 2.2, कुछ भी नहीं पढ़ा एक्टिविटी में अभी मैंने, वो पढ़ना है, समझना है, समझ रहे हो आप? लेकिन आप सबसे पहले उसका फिगर देखो, फिगर कौन सा है, फिगर 2.2, फिगर 2.2 क्या लेफ्ट में है, अब उसके नीचे टेक्स्ट क्या है वो पढ़ो, ठीक है, वो देखते हैं। तो ये कह रहा है पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो CO2 पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, सॉल्यूशन से, उसका apparatus दिखा रखा है, ये हमने एक्सप्लेन करा, ये समझ में आ ही रहा है, बहुत ही सिंपल सा समझ में आ रहा है ये, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब है, कॉर्क लगा है, स्टैंड से उसको होल्ड कर रखा है, ठीक है ना, आपने एक्सपेरिमेंट कराया होगा, केमिस्ट्री लैब में होता है ना ये वाला तो पूरा, ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, ठीक है ना, और उसमें सोडियम कार्बोनेट डला हुआ है टेस्ट ट्यूब से, फिर डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब से वो जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ठीक है, तभी तो रिएक्शन होगा ना, यहाँ से CO2 गैस जो निकल रही है वो डिलीवरी ट्यूब से होके वहां जाएगी, CO2 जो रिएक्शन की बात हो रही है वो इस एक्टिविटी में निकलेगा। तो इसमें बेसिकली साइंस में क्या होता है ना, इस तरह से इसको समझोगे पूरी चीज को, तो ये हो रहा है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो मतलब हवा में तो होगा नहीं, आपको एक एपरेटस चाहिए ना उसको, उसका कोई कलर होगा, रीजेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, वो किसी कंडीशन में रिएक्ट कर रहे होंगे, उससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा, राइट, जो हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, फिर उनके स्टेट होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, है ना वो किसी स्टेट में होगा, ये पूरी चीज जो है वो किसी apparatus के तहत होगा ना, कोई apparatus बनाया होगा हमने जिससे कि उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे होंगे, आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना, उसको एक्सपेरिमेंट को आप कंडक्ट कर रहे होगे तभी तो वो एक्सपेरिमेंट होगा ना, तो एक तो एक्सपेरिमेंट की चीज हो गई, निटी ग्रिटीज, टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब, कॉर्क, ये वो ब्ला ब्ला, आग लगाई, ये सब क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये तो समझने की चीज हो गई ये, दूसरी चीज हुई इसके पीछे केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसे कहते हैं जिस्ट, एसेंस, धंधा पानी, रियल, वो क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या हो रही है, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कैटायंस और एनायंस कौन से हैं, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बाकी तो डिलीवरी ट्यूब, ये गैस वो गैस, ये निकली वो निकली, पॉप किया, आग लगाया, वो कर भी देते हैं, तो होता क्या है मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम, NCERT को मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है 10th में भी खासतौर से, मेरे टाइम में भी होती थी, हम लोग के फ्रेंड लोगों को दिखते थे हम लोग, होती थी, मेरे को तो नहीं होती क्योंकि मैं तो बहुत ही इंक्विजिटिव माइंड है मेरा, बहुत ज़्यादा ही साइंटिफिक टेम्पर है मेरे अंदर, साइंटिस्ट की तरफ ब्रेन चलता है, तो मुझे इतना नहीं होता था, बट मेरे दोस्तों को मैंने देखा ये चीज़ होता था, उसमें होता क्या था कि NCERT का किताब पढ़ेंगे, फिर एक्टिविटी के एक एक लाइन पढ़ के परेशान होते रहेंगे, ठीक है, फिर लगेगा बहुत ज़्यादा है, याद कैसे करना है, फिर केमिस्ट्री लैब में जाके कोई एक्सपेरिमेंट करके आ जाएंगे, एक दूसरे से पूछेंगे कौन सा कलर है, कौन सा कलर है, बोरॉन है, क्या है, ये है, H2S गैस निकला कि नहीं, H2 गैस का कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ कि नहीं हुआ, इलेक्ट्रोड्स चार्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मतलब इसी में लगे रह जाएंगे, ठीक है, फिर अरे क्वेश्चन कौन से थे, क्वेश्चन 3 तूने किया है कि नहीं, क्वेश्चन 15 तू कर रहा है कि नहीं, मुझे बता दे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एग्जाम के लिए मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अब हम क्या करें, समझ रहे हो मेरी बात, प्रॉब्लम कहाँ पे है, शुरू से ये चीज बोल रहा हूं मैं हर वीडियो में, समझ के पढ़ो, ये अलग नहीं है मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, छोटे प्यारों बच्चों, ये जो मैंने बात चीजें बताई ये अलग नहीं है, सब जुड़ा हुआ है आपस में, आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, सबसे पहले समझो क्या हो रहा है, ठीक है, फिर समझो ये क्यों हो रहा है,
जैसे हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। मैं सीधे एनसीईआरटी पे भी तो आ सकता था समझाने के लिए, एनसीईआरटी तो वैसे भी पड़ी थी मेरे पास। तो मैंने एक जो पीपीटी बना के मैं समझाता हूँ ना, पहले जो फर्स्ट पार्ट का इनिशियल पार्ट होता है, वो क्यों होता है? वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए होता है। समझ रहे हो मेरी बात आप? फिर क्वेश्चन अलग करते हैं एनसीईआरटी में, फिर एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसमें एक्सपेरिमेंटल apparatus को अलग करते हैं। ये आपस में जुड़े हुए हैं, अलग कुछ नहीं है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो आप, उस कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी के थ्रू डिटेल्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके एसोसिएटेड हमारे कोई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो बताया डिलीवरी ट्यूब है, आग लगाई है, ये है डिश है, चाइना डिश में वो गिर रहा है रिबन वाले से, मैग्नीशियम रिबन है, चाहे कोई और NaOH और का कॉम्बिनेशन कर दिया। रिएक्शंस देखे थे हमने पहले, है ना? एसिड बेस से अगर रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, इस तरह से करके मतलब रिएक्शंस आए उसके बारे में। तो अरे ये क्वेश्चन क्या था, अरे रमेश इसका क्या आंसर है, अरे सुरेश इसका क्या आंसर है, इससे नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट समझो, किसी की जरूरत नहीं है आपको, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद सब कुछ कर लोगे आप। लेकिन अभी के लिए मैं जरूर बोलूंगा, अपना एग्जाम है आपका, ये है, आप सारे वीडियो देखो, पूरे देखो, आप फ्रेंड लोगों को बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सब मिलजुल के पढ़ेंगे हम लोग, है ना? और ये तो मैं बना ही रहा हूँ, सारे चैप्टर के सारे डिटेल वीडियो बना रहा हूँ मैं। मैथ्स में मुझे लगता है हर चैप्टर पे 2 वीडियो बन रहे हैं, और साइंस में हर चैप्टर पे 3 वीडियो बन रहे हैं। तो 48 वीडियो तो साइंस के होंगे और 30 वीडियो मैथ्स के होंगे, 78 वीडियो, ऑलमोस्ट 80 वीडियोस बन रहे हैं मैथ्स और साइंस के लिए, बोर्ड के लिए। और जहाँ तक मुझे याद है, मैथ्स के 2 लोड हुए हैं और साइंस के 2 लोड हुए हैं, 4 लोड हुए हैं अभी तक, ऑनलाइन गए हैं यूट्यूब पे। ठीक है ना? तो आ रहे हैं, रोल आउट हो रहे हैं, कुछ कुछ दिन पे, कुछ कुछ दिन पे रोल आउट होते रहेंगे। पढ़ते रहो अपना, मल्टीपल वीडियोस देखते रहो, मल्टीपल बार देखो समझने के लिए, पॉज कर करके देखो, पीछे जा जा के देखो, ब्रेक लिया है, रिवीजन करना है तो फिर से देखो, अपने दोस्तों को बताओ वो देखें। ठीक है ना? और कोई हमें आपको कुछ पढ़ा के कोई पैसा कोर्स ज्वाइन कराना, कोई फीस देना, कुछ नहीं करना है, सब फ्री है। टेक इट इजी, एंजॉय, पढ़ो, नंबर लाने पे ध्यान दो, करियर बनाओ, लाइफ बनाओ। तुम लोग की लाइफ बन जाए, मेरा यही, मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि आप सब आगे बढ़ो। समझे? चलो आते हैं इस पे वापस। ये एक्टिविटी हम समझ गए, है ना? आगे चलते हैं, रिलैक्स होके पढ़ो, टेंशन मत लो, रिलैक्स होके, टेक इट इजी, सब समझ में आएगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब ये हो गया, देखो ये रिएक्शन थे, 2 रिएक्शन मिस कर गए हम, ये रहा। अब रिएक्शन देख लेते हैं क्विकली। 2 टेस्ट ट्यूब में ले लिया हमने, है ना? टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। Na2CO3, Na2CO3 का क्या है? सॉलिड है। तो Na2CO3 प्लस 2HCl aqueous gives 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है? Na2CO3 लिया हमने। अब Na2CO3 क्या होता है, ऊपर चलो, यहाँ क्या लिखा है देखो, थर्ड लाइन में देखो क्या लिखा है, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट है, और NaHCO3 क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 2 माइनस होता है, कार्बोनेट मतलब CO3 2 माइनस, और Na प्लस होता है तो सोडियम के 2 लगेंगे, तो Na2CO3, समझ गए? NaHCO3, इसमें क्या हो रहा है, Na प्लस है, H प्लस है, दोनों एक एक प्लस है, और CO3 2 माइनस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, है ना? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है ये इनका मिला के। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, तो रिएक्शन पे चलते हैं। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है? सोडियम कार्बोनेट जो है वो है, पहला इक्वेशन पे देखो, ब्लू में है ना, टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, Na2CO3 प्लस 2HCl gives what, 2NaCl aqueous प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। तो क्या मिला ये, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। ठीक है ना? सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है तो क्या हो रहा है, 2NaCl aqueous, 2NaCl मतलब सॉल्ट, H2O मतलब वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। टेस्ट ट्यूब बी में क्या हो रहा है,
चीज़ों को समझो ना क्या हो रहा है, बस उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखो इसमें टेस्ट ट्यूब बी में देखो क्या हो रहा है, NaHCO3 NaCO3 है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तोड़ के देखोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें सेम HCl आ रहा है इसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस, है ना। रिएक्शन क्या है, सिमिलर रिएक्शन है। NaCl एक एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है। इसको जब हम पास करते हैं तो CO2 गैस निकली है यहाँ से। ठीक है। अब कहता है कि ऑन पासिंग द लास्ट लाइन, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू वाटर, लाइम वाटर। लाइम वाटर के थ्रू पास कराते हैं। जो CO2 गैस आई आई ना इसमें, पहले इक्वेशन में CO2 गैस रिलीज हुआ, CO2 गैस को लाइम वाटर से पास कराया। लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर होता है CaOH ट्वाइस एक्वस, जो लिखा है ना CaOH ट्वाइस। अगेन OH हाइड्रोक्साइड है, OH माइनस वन है, OH माइनस। Ca कैल्शियम 2+ होता है, तो Ca 2+, OH माइनस, तो 2 OH के लगेंगे ना, तो इसलिए CaOH ट्वाइस एक्वस है। दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर, ये हमने पहले भी पढ़ा है ना। इससे CO2 गैस पास कराया, तो इसके साथ रिएक्शन होगा CO2 गैस के साथ। राइट साइड में क्या बनेगा, सर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaCO3। ठीक है ना। ये क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, और साथ में H2O। ये हो गया रिएक्शन, समझ गए आप। अब आगे चलते हैं, ये क्या हो रहा है, उसी CO2 को पास कराते रहें और एक्सेसिव CO2 पास कराएं तो क्या होगा, CaCO3 जो बन रहा है पहले रिएक्शन में, उसमें पानी तो है ही, एक्वस है वो, तो H2O के साथ और भी रिएक्ट कर रहा है, साथ में CO2 और पास हो रहा है एक्सेसिव। क्या बन रहा है, CaHCO3 ट्वाइस, और ये सॉल्युबल इन वाटर है ना। तो इसलिए हम कहते हैं ना इसको, ये कहते हैं डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल जो होता है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ कैल्शियम। ये हो गया। तो उसी तरह से रिएक्शन समझते जाओ, आगे बढ़ते जाएंगे हम, है ना। अब रिएक्शन में और देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या है, मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। मेटल कार्बोनेट क्या था, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटल है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, NaHCO3। ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला है ये सब चीज़। एसिड बेसिस और सॉल्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, उसके साथ जब एसिड मिलेगा तो क्या होगा, एसिड और मेटल का रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और वाटर भी बनेगा, और जो हो रहा है रिएक्शन हमने ऊपर देखे हैं। अब इस तरह से जो लिखा है इक्वेशन, इसको क्या बोलते थे, वर्ड इक्वेशन। इसको अगर ट्रांसलेट कर देंगे उसको बोलेंगे पार्शियल इक्वेशन, और उसको बैलेंस कर देंगे तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। याद है ना, वही चीज़ हो रही है, सेम चीज़। अब है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक सिंपल सा बेसिक सा लेते हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट बेसिक क्या, देखो ब्लू में, देखो सबसे ऊपर ब्लू में क्या है, एसिड और बेस का बोला है कि एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइज होंगे। अब न्यूट्रलाइज में एसिड क्या होता था, H+ आयन, अगर H+H2O के साथ मिल जाए तो हाइड्रोनियम आयन। OH हमेशा OH- होता है, OH- इज हाइड्रोक्साइड। ये पॉइंट क्लियर हो गया। H+ क्या है, प्लस वाले को याद रखो कि कैटायन होता है, तो माइनस एनायन होता है, जैसे कैथोड एनोड होता है ना, उस तरह से। ठीक है, ऐसे याद करना जरूरी है ये वाला। ये सब पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, NaOH क्या होता है, बेस, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आ गया वो बेस हो गया।
तो NaOH aqueous प्लस HCl aqueous हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिड और बेस मिला है तो गिव्स व्हाट, NaCl aqueous प्लस H2O लिक्विड। तो NaOH प्लस HCl मिले तो NaCl मतलब सॉल्ट आए, सॉल्ट दिया प्लस वाटर। अब अगर हमें प्रोसेस करके निकालना है सॉल्ट तो हम प्रोसेस करके निकाल सकते हैं, इसको इवेपोरेट कर सकते हैं वाटर को एंड वी कैन गेट द सॉल्ट आउट ऑफ इट। NaCl जो खाने का नमक होता है वो वाला होता है NaCl, ये हमने डिस्कस करा है पहले भी कई बार। तो इससे एक जेनेरिक इक्वेशन निकल के आती है। जेनेरिक इक्वेशन क्या है, एसिड प्लस बेस गिव्स व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। ये हमेशा ट्रू है ये, ठीक है ना। उसी तरह एक्टिविटी लिखी हुई है, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये हमेशा काम करता है, देखना तुम इसको किसी, है ना, ये हमेशा ऐसी है। तो पिछले वाला एक बार फिर रिवाइज करते हैं, एसिड प्लस बेस से क्या मिलेगा, नमक और पानी, ऐसे याद कर लो। एसिड बेस मिले तो नमक और पानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसे याद कर लो। जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो नमक और पानी मिलेगा, मतलब सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड है जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया ZnO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया MgO, ठीक है ना, और एसिड है HCl, इस तरह से करके। तो उससे क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर, सेम चीज मिलेगी, ये समझना जरूरी है, ठीक है। फिर बोलता है रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ क्या रिएक्शन है, फिर क्वेश्चंस दिए हैं, तो क्वेश्चन अभी करेंगे बाद में, ठीक है। डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, एसिड और बेसिस में कॉमन क्या होता है, तो इसमें सेम चीज है। सबसे पहला तुमने बार बार डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, क्या कॉमन होता है एसिड और बेस में, एसिड जब भी होगा तो H प्लस आयन होगा, बेस जब भी होगा तो OH माइनस आयन होगा, ये होगा ही होगा, किसी भी रिएक्शन में ये होगा, हमेशा होगा, हर बार होगा, ठीक है ना, ये समझना बहुत जरूरी है पहले तो। ये हो गया। अब देखो इसमें, देखो एक्टिविटी में आए, एक्टिविटी में फिगर क्या है 2.3, 2.3 में चलो 2.3 के नीचे पढ़ो क्या लिखा है टेक्स्ट, ये कहता है एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और वो पूरा सेटअप है कि भाई ये आपका बना हुआ रबर कॉर्क, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नेल्स लगा रखे हैं कैथोड एनोड की तरह, सर्किट बना हुआ है, स्विच है, बल्ब है और 6 वोल्ट की बैटरी है। स्विच ऑन करोगे तो सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब ऑन होना चाहिए, और अगर ये ऐसा होगा तो इसका मतलब वो कंडक्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी नेल्स के थ्रू, एक एनोड और एक कैथोड बन गया है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए एक पॉइंट यहाँ देख लेते हैं पहले। तो इसमें क्या होता है कि कौन से आयन्स हैं, आयन सेपरेट हो गए, है ना, कौन से आयन किस पे गए, ऐसे करके देखना है। तो इसमें एसिड जो होता है उसमें H प्लस आयन होता है, जिसे कि केटायन कहते हैं, तो उसके कुछ एनायन भी होंगे। अब एनायन क्या है, उसका ठीक उल्टा होता है, माइनस वाले, तो उसको बोलते हैं Cl माइनस इन HCl, मतलब HCl में Cl माइनस एनायन है, ठीक है। NO3 माइनस जो है वो HNO3 में, HNO3 में NO3 माइनस है, SO4 2 माइनस H2SO4 में है, CH3COO माइनस CH3 कुह में है, वही जो बताया था CH3COOH को CH3 कुह बोलते थे कि याद रहे बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा 11th-12th में और जेई की प्रिपरेशन में, और वहाँ भी काम आएगा, मेडिकल में भी काम आता है, तो याद रखने से ईजी रहेगा आगे के लिए, इसलिए अभी से हैबिट डालना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये हो गया। फिर ये कहता है कि व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, एसिड और बेस को क्या रिएक्शन होगा वाटर सॉल्यूशन में। इस एपरेटस में भी सेम चीज़ हो रही है कि फिगर 2.4 लिखा है, फिगर 2.4 पढ़ा, ठीक है ना। ये कहता है कि HCl गैस की प्रिपरेशन है, तो उसमें क्या है कि ड्रॉपर से ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, टोंग से पकड़ा हुआ है टेस्ट ट्यूब को, ठीक है ना, और उसमें सोडियम क्लोराइड है। फिर वो कह रहा है कि उसमें बेसिकली क्या कर रहा है कि
मॉइस्ट लिटमस पेपर लगा रखा है डिलीवरी ट्यूब से, उसको टेस्ट कर रहा है, और नीचे क्या रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन करके कॉर्क से डिलीवरी ट्यूब के थ्रू करके जा रहा है और लिटमस पेपर से टेस्ट कर रहे हैं कि एसिड है कि बेस है। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। अब इसमें रिएक्शन जान लेते हैं, रिएक्शन में क्या हो रहा है। ब्लू में देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है रिएक्शन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब तो बताने की भी जरूरत नहीं, तुम लोग तो मास्टर हो गए हो यार इसमें सब सारे के सारे तुम सारे भाई बहन लोग मस्त एकदम मास्टरी आ गई होगी अब तक। नहीं आई है मास्टरी तो क्या करेंगे, मास्टरी लाओ, एकदम से जुबान पे टिप्स में होना चाहिए। अब तो एग्जाम भी आने वाले हैं, तो फटाक फटाक करो, फटाक फटाक हम लोग भी वीडियोस निकालते हैं, जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे समझेंगे पूरे को, ठीक है ना। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस H2O, क्या है ये, इससे क्या बन रहा है, ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है। ये आपका बन रहा है H3O प्लस, है ना, H3O प्लस आयन, है ना, प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो HCl प्लस H2O से क्या हुआ, Cl HCl में से H प्लस अलग हो गया, Cl प्लस Cl माइनस अलग हो गया। HCl है, जब H2O के पास गया तो H प्लस और Cl माइनस आयन अलग हो गया, और H प्लस जो अलग हुआ वो H2O के साथ जुड़ गया। Cl माइनस अलग रह गया लेकिन H2O के साथ H प्लस जुड़ गया, वो हाइड्रोनियम आयन बन गया, और ये Cl माइनस आयन है, ठीक है ना। दूसरा क्या है रिएक्शन, H प्लस प्लस H2O गिव्स H3O प्लस, जो मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर देखते हैं अगला रिएक्शन, NaOH प्लस H2O गिव्स Na प्लस और OH माइनस, एक्वेस, दोनों एक्वेस होगा। NaOH सॉलिड है, NaOH सॉलिड है, ये इसका रिएक्शन हुआ H2O के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, तो क्या होगा Na प्लस और OH माइनस, दोनों एक्वेस, एक्वेस क्यों, क्योंकि पानी था। जब भी पानी में कोई चीज़ रह जाएगी और डिजोल्व हो जाएगी तो वो एक्वेस सॉल्यूशन हो गया ना, ठीक है ना। तो वही चीज़, बस वो यही लिखा हुआ है, NaOH सॉलिड प्लस H2O, H2O एरो के ऊपर बीच में देखो H2O लिखा है ना। तो वही Na प्लस प्लस OH माइनस, है ना, ये बना। धीरे धीरे समझ में आएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप उतना ज़्यादा समझ में आने वाली है। कम प्रैक्टिस कम अंडरस्टैंडिंग, मैथ्स की तरह है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक मैथ्स, मोर प्रैक्टिस मोर यू डू, मोर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, द मोर यू विल अंडरस्टैंड। जितना आप समझने की कोशिश करोगे उतना समझोगे। चीज़ें और कुछ कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री में ऐसे होंगे मेरे ख्याल से जो कि आपको छोड़ देने होंगे, जैसे कहते हैं अरे भाई खुदा भी छोड़ दिया टाइप, कि बस इसका तो मतलब ही यही है। अब इसको तो क्वेश्चन नहीं करोगे अभी मेरे ख्याल से कि भाई H2O, वाटर को H2O क्यों, मतलब H2O को वाटर क्यों बोलते हैं, या फिर वाटर में H2O ही क्यों होता है, H3O क्यों नहीं होता, क्योंकि वो टेस्ट किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया है, H का प्लस आयन निकला है, समझ रहे हो। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। O का 2 माइनस है, H का प्लस है, इसलिए H2O है, दो H के लगेंगे प्लस प्लस के, तो एक O2 O के 2 माइनस से जुड़ेगा, वो न्यूट्रल बनना चाहिए कंपाउंड। कंपाउंड अगर आयन नहीं है, कोई कंपाउंड है, आयन तो हो सकता है प्लस में, +3 माइनस, जो भी है कॉम्बिनेशन, प्लस प्लस वालों का टोटल और माइनस वालों का टोटल हमेशा 0 होगा, हमेशा, हर कंपाउंड में। ये चीज याद रखो, दुनिया के हर कंपाउंड में जो पॉजिटिव आयंस हैं और जो नेगेटिव आयंस का कॉम्बिनेशन बनेगा कंपाउंड में, वो हमेशा 0 होगा। ये तो गलती कर ही नहीं सकते आप उसमें, और उससे नंबर भी पता लग जाता है कि क्या कॉम्बिनेशन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट है, उसके लिए वो कौन सा आयन बनता है, +1 है या +2 है या +3 है, ठीक है। उसी तरह से इसमें आता है कि ओ नेगेटिव वाला जो है, तो नेगेटिव में कौन कौन से बनते हैं ये हमें पता होना चाहिए, है ना? तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से करके आ जाता है। और रिएक्शन देखते हैं आप क्विकली। अब रिएक्शन में क्या हो क्या रहा है वो देखो, इसमें हो रहा है KOH, है ना, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये। KOH में वाटर डाला तो क्या हो गया, K प्लस प्लस OH माइनस एक्वस, है ना। MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम का 2 प्लस है इसलिए MgOH ट्वाइस है। उसमें वाटर गया तो क्या हो गया, Mg2 प्लस प्लस 2 OH माइनस, जो बोला है सेम टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं अगर आप ध्यान दो तो,
ठीक है ना। एक बार समझ में आ जाएगा तो सारे सिमिलर हैं, कुछ उसमें कुछ ऐसा कुछ खास हो भी नहीं रहा है। जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत आसान है, नहीं समझ में आया तो उसी में वो भ्रमता घूमता रहेगा कि अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया। समझो कि क्या हो रहा है ना, अपने आप ही सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ये तो हमें पता ही है। ठीक है तो इसमें क्या रहा है, HX मतलब कैन बी एनीथिंग, प्लस MOH। ठीक है, उससे क्या बन रहा है, MX प्लस HOH। HOH क्या है, वाटर। MX क्या है, सॉल्ट। समझ रहे हो मेरी बात क्या कर रहा है वो जेनेरिक टर्म समझा रहा है आपको। जेनेरिक टर्म क्या है, HX। H क्या है, जहाँ पे एसिड होता है। HX मतलब किसी X के साथ कंपाउंड बना हुआ है, X कोई एलिमेंट है, तो HX बन गया। HX क्या हुआ, एसिड हुआ। MOH, M मतलब क्या है, ये बेस है। MOH, M क्या है, मेटल की तरह ले रहा है। ठीक है ना, तो MX सॉल्ट बन जाएगा, MX। और प्लस HOH, HOH क्या है, H2। O है और दो H के जुड़े हुए हैं, यही H2 होता है ना। तो HOH भी सेम चीज़ है, H प्लस और OH माइनस, और HOH को एक साथ लिखेंगे तो H2O आएगा। ठीक है ना। फिर फिर होता है कि H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। एक्वस में H प्लस और OH माइनस आयंस मिलेंगे तो क्या होगा, H2 पानी बनेगा, H2O लिक्विड L। ठीक है ना, ये हो गया। अगला कुछ नहीं, एक्टिविटी में बोल रहा है कि भाई अपने हाथ को मतलब केयरफुली करके करो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो हाथ जल सकता है। बी केयरफुल, कॉशियस वाला है इसमें। क्वेश्चंस तो बाद में करेंगे। अब एसिड और बेस कितने स्ट्रांग होते हैं इसके बारे में, ये हमने पहले डिस्कस भी किया था जब हम कॉन्सेप्ट्स और ये सब पढ़ रहे थे, अभी डिस्कस कर रहे थे, राइट। जब पावर पॉइंट के में जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था ना ये वाला पॉइंट कि पीएच वाला क्या होता है। 7 होगा पीएच तो न्यूट्रल होगा, 14 होगा तो मोस्ट बेसिक होगा, दुनिया में जो बेसिक हो सकता है सबसे ज्यादा वो 14 होगा, जो मोस्ट एसिडिक हो सकता है वो 0 होगा। 7 न्यूट्रल से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ रही है, 7 पीएच से 14 पीएच की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ रही है। ये तो हमें पता ही है, राइट। तो कितना ज्यादा राइट में है, कितना ज्यादा 14 की तरफ जा रहे हैं पीएच, उतना ज्यादा बेसिक हो रहा है सब्सटेंस। उसी तरह कितना ज्यादा 0 की तरफ जा रहे हैं पीएच, उतना ज्यादा एसिडिक हो रहा है। ठीक है ना, और एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ठीक है ना, बता रहा हूँ ना अभी पीएच का, ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ऐसे करके डिब्बा बना है, डार्क ब्लू ऐसे करके आता है, पतला होता है, हल्का होता है, कलर कम हो के खत्म हो जाता है, न्यूट्रल का मार्क है। ठीक है ना, और ये अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीएच वैल्यू क्या है किसी चीज़ की, लोगों का कई बार जीवन ही डिपेंड करता है पीएच वैल्यू पे, बहुत कम भी नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो सकती। फिर वही वाली बात हो रही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या वो पीएच के सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है ना, तो कहता है आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारे बॉडी का जो पीएच होता है वो 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। अगर किसी का कम हो गया, 6 हो गया, 5.5 हो गया, तो बॉडी में एसिडिटी आ गई, तो फंक्शन जो जो बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन में फ़र्क पड़ता है, तो वो हमें नहीं एसिडिटी आने देनी होती है। तो वो एसिडिटी को ना रखने के लिए हमें बेसिसिटी बरकरार रखनी है बॉडी की, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो रेन वाटर का कहते हैं कि रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से कम हो जाएगा तो उसको उसको एसिड रेन कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से करके डिटेल दिया हुआ है। ये हो गया। फिर है कि भाई पीएच ऑफ ए सॉइल इन योर बैकयार्ड क्या है ना। तो वो भी इसके लिए एक्सपेरिमेंट होता है कि सॉइल का टुकड़ा लिया, उसको देख के उसका टेस्ट किया, फिर पता लगाया कि भाई ये एसिडिक है कि बेसिक है, कि पीएच कितना आया है इसका, या कितना होना चाहिए था, कौन से टाइप के मटेरियल उसमें पनपेंगे, कौन से वाले है ना फूल पौधे उस पर पनपेंगे। तो वो चीज़ एक समझना होता है इसमें। ये हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह से होता है कि पीएच इन डाइजेस्टिव, अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की क्या वैल्यू होती है। ठीक है ना, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके, दांत खराब हो जाते हैं अगर 5.5 से कम
पीएच होगा बहुत ज़्यादा, एसिडिटी हो जाएगी ना दांत में, मसूड़ों में, तो दांत खराब होने लगेंगे। बैक्टीरिया जो है वो टूथ डिके करने लगता है, ठीक है ना। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, तो वो बेसिकली इसी मैकेनिज्म पे काम कर रहे होते हैं जो सेल्फ डिफेंस का उनका होता है ना मैकेनिज्म एनिमल्स का। ये वो हो गया, उसको टेबुलर फॉर्म में इसने दिया है कौन सा एसिड है। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई नेचुरल सोर्स ये है, यहाँ से आया है एसिड इसके अंदर ये वाला एसिड है। तो जैसे नेचुरल सोर्स फॉर एग्जांपल हम इसमें लेते हैं क्या है, टेबल को समझते हैं, विनेगर है, सिरका होता है ना सिरका, तो विनेगर जो होता है वो एसिटिक एसिड है। टैमरिंड मतलब इमली जो है उस पर टार्टरिक एसिड है। ये सब रिसर्च करके बनाया गया, पूरा प्रॉपर रिसर्च पेपर लिख के एंड ऑल दैट, यू नो। टोमेटो है, उसमें ऑक्सैलिक एसिड है। ये थोड़े याद करने पड़ेंगे, है ना, समझने के लिए। फिर हो गया कि सावर मिल्क या दूध है, मिल्क कर्ड है ना, सावर मिल्क है चाहे कर्ड है, कर्ड मतलब दही है, तो उसमें लैक्टिक एसिड है, ठीक है ना। लेमन मतलब नींबू जो है उसमें सिट्रिक एसिड है, वो भी सिट्रस फ्रूट है। फिर एंड स्टिंग या नेटल स्टिंग, स्टिंग जो है, स्टिंग मतलब जो कांटा होता है, तो उससे मिथोनिक एसिड होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो उसके लिए जैसे ही मिथोनिक एसिड वाला रिलीज होगा तो वो काटेगा ना, मधुमक्खी डंक मारेगी तो मिथोनिक एसिड रिलीज होगा, तो जलन इरिटेशन ऐसे होगा हमें ना। तो उससे बचने के लिए बेसिसिटी लानी होती है बॉडी में, बेस अप्लाई करने से ठीक हो जाता है। फिर अब बात हो रही है सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स उसका एक्टिविटी है। तो अगर सॉल्ट में से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये फंडा है बेसिकली, ठीक है ना। जैसे कि NaCl है और Na2SO4 है, तो मतलब सोडियम सल्फेट है चाहे सोडियम क्लोराइड है, NaCl या Na2SO4 ये क्या है, एक ही फैमिली के सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट दोनों, है ना। उसी तरह NaCl और KCl है, जैसे हमने पहले बताया। NaCl क्या है, नॉर्मल नमक। KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। वो क्या है, सेंधा नमक, जो व्रत में खाते हैं, ठीक है। तो NaCl और KCl क्या हुआ, दे बिलोंग टू सेम फैमिली। कैसे, यहाँ तो Na और K अलग है लेकिन क्लोराइड फैमिली है दोनों, है ना। इस तरह से करके समझना है। तो सॉल्ट का पीएच क्या, इसी तरह से आप देखते हैं कि भाई क्या उसका पीएच है, उसके अकॉर्डिंगली उसको हम वो करते हैं जज। फिर है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के कौन से केमिकल्स हैं, जो कॉमन सॉल्ट होता है वो रॉ मटेरियल होता है, केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल होता है वो। अब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन देखते हैं, ब्लू में देखो इक्वेशन, 2NaCl aqueous plus 2H2O liquid gives 2NaOH aqueous plus Cl2 plus H2। तो इसमें क्या हो रहा है, 2NaCl मतलब सॉल्ट है, प्लस H2O है, सॉल्ट प्लस वाटर है, उल्टा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। उससे क्या बन रहा है, NaOH प्लस Cl2 क्लोरीन गैस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब ये इसका एपरेटस है नीचे 2.8 फिगर में, ये जो फिगर है ये देखो, लेफ्ट से ब्राइन आया, राइट से ब्राइन कंटेनिंग NaOH गया, ठीक है, बीच में मेम्ब्रेन है। एनोड मतलब पॉजिटिव वाला, कैथोड मतलब नेगेटिव वाला। एनोड पॉजिटिव है मतलब वहाँ नेगेटिव आयंस आएंगे, ठीक है ना। तो Cl माइनस OH माइनस वहाँ जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, एरो देखो, ठीक है ना। फिर वैसे कैथोड है तो नीचे देखोगे तो वो कैथोड नेगेटिव है, नेगेटिव में पॉजिटिव आयंस आएंगे, तो पॉजिटिव आयंस कौन सा होगा, Na प्लस और H प्लस, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में जब गया हाइड्रोक्साइड तो मिलके कंपाउंड बनाएगा, बाकी Cl माइनस वाले जो है Cl माइनस जुड़ के Cl2 गैस बनाएगा, लेफ्ट से निकल गया ऊपर देखो। वैसे राइट से ऊपर H प्लस मिला के H2 गैस बनाएगा, वो वहां से निकल जाएगा। NaOH जो है वो ब्राइन कंटेनिंग NaOH के साथ निकलेगा। आ रहा है समझ में, इजी है ना बहुत। ये है। अब बात करता है ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ देखिए ब्लू में देखो इक्वेशन, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर। स्लेक्ड लाइम है, ड्राई स्लेक्ड लाइम का मतलब है CaOH ट्वाइस, इज ड्राई स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और उसके साथ क्लोरीन गैस मिलेगी अगर Cl2, क्या बनेगा, CaOCl2। CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, प्लस H2O।
अब इसमें क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर के वो क्या है, देखो ब्लीचिंग पाउडर किस में यूज होता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन व्हाट, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन या लिनेन मतलब जो ये आपके बेडशीट बेड कवर ये सब होते हैं, इसको धोने के काम आता है ना, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डलता है। ये हो गया, ठीक है ना। पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के भी काम आता है ये, ठीक है ना। ये हो गया। फिर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है, ठीक है ना। और साथ में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको जर्म फ्री बनाने के लिए भी काम आता है ये। ब्लीचिंग पाउडर तो यूजफुल बहुत हुआ ना ये तो। उस तरह से बेकिंग सोडा का इक्वेशन क्या है, बेकिंग सोडा का इक्वेशन देख लेते हैं। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 अमोनिया, NH3 इज अमोनिया, gives NH4Cl प्लस NaHCO3। NaHCO3 क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पहले भी देखा हमने, है ना। और NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो 2NaCO3 को हीट किया तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन हाउस होल्ड। अब क्या यूज है हाउस होल्ड में वो देखते हैं। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहाँ पे काम आता है, ठीक है ना, उसका इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसका क्या है, NaCO3 प्लस H प्लस आयंस, है ना। NaCO3 में H प्लस आयंस ऐड किया तो CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना, ठीक है ना। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली। फिर आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में क्या हो रहा है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है उसमें 10H2O मिले मॉलिक्यूल्स और वो बना Na2CO3 डॉट 10H2O कंपाउंड बना। एंड दिस होल थिंग Na2CO3 का है, उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हैं। दिस इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के क्या क्या यूज हैं भाई, तो सोडियम कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा है इज यूज्ड इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, बोरैक्स के मैन्युफैक्चर में काम आता है ये। फिर सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, घर में क्लीनिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है ये, सफाई वफाई करने के लिए यूज हो सकता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के भी काम आता है ये। ऐसे ही करके फिर एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है इस एक्टिविटी में, रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में से वाटर निकाल रहे हैं। क्या सॉल्ट ड्राई कर सकते हैं हम, यस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसमें क्या आ रहा है, हाइड्रेट जो वर्ड होता है ना, हाइड्रेट मतलब वर्ड यूज होता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए, हाइड्रेट H2O, तो हेमी हाइड्रेट मतलब हाफ ऑफ H2O, ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, CaSO4, Ca2 प्लस SO4 2 माइनस, उससे मिला के बना CaSO4, ठीक है ना। CaSO4 के साथ हाफ H2O लगा तो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और इसको ये क्या नाम है इसका दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपने घर में सुना भी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, ये वही है। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन अगर होता है तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है वो देखो, CaSO4 प्लस हाफ H2O प्लस हाफ 1.5 H2O, ठीक है ना। तो CaSO4 हाफ H2O जो था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें 1.5 H2O का रिएक्शन में आया हुआ, उसमें पानी डाला आपने, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाला तो क्या होगा, CaSO4 2H2O, ये क्या बना है, जिप्सम। तो मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाला तो जिप्सम बना। अब जिप्सम क्या है, हार्ड सब्सटेंस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पाउडर होता है, पाउडर को लेके आया उसमें पानी डाला, ऐसे ऐसे करके किया और लगा दिया पेंट की तरह। अब फिर वो सूख गया और बैठ के हार्ड बन गया। और उसमें जो जो शेप और डिजाइन बनाते हैं दीवार में, आपने देखा होगा ऊपर सीलिंग में बनाते हैं, तो वहां पे काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ ना इसका।
बिल्डिंग इंडस्ट्री में कितना बड़ा एप्लीकेशन है, हर घर में होता है ऑलमोस्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस तो। और दूसरा जो हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर लोग भी यूज़ करते हैं ना उसको, और वो व्हाइट कलर का जम जाता है, हाथ को होल्ड करके रखता है, पैर को होल्ड करके रखता है, तो दैट थिंग इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, एप्लीकेशन ही है इसका, ये है। तो फिर है कि व्हाट यू हैव लर्नड, तो इसको फिर हम टेकअप करेंगे कि व्हाट वी हैव लर्नड, है ना। तो ये आपका एनसीईआरटी खत्म होता है यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, पूरा डिटेल में समझेंगे इसके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, करते हैं।